स्वागत है आपका फंडामेंटल राइट्स के दूसरे वीडियो में। ये फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट है। मैं सुमित। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 तक कवर कर लिया था और इस वाले वीडियो में हम आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ज़रूर यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा, तो इसको आप लाइटली लेने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाके देख लो। अब दूसरी बात कि क्या इंपॉर्टेंस है इन वीडियोस का, तो देखो लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आर्टिकल 15 और 16 कितनी भी बार लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, अगर आपने सही से इसमें क्लैरिटी डेवलप नहीं की है तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस की वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि लक्ष्मीकांत के जो भी पोर्शंस थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं उनको आसानी से समझ लिया जाए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम उतना न लगाना पड़े। क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 25 मई को है और ऑलरेडी जनवरी रनिंग है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लगेंगे लक्ष्मीकांत पढ़ने में और उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में, तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस लेके आ रहे हैं जिसका आप लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 14 तक कल हो गया था, तो जिसको भी आर्टिकल 14 तक कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे या फिर उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लेना। हम आने वाले वीडियोज़ में उस डाउट को एड्रेस कर देंगे या पर्सनली आपको रीच करके एड्रेस कर देंगे उन डाउट्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वाले वीडियो में अप्रोच ये रखेंगे कि बगल में मैंने बेयर एक्ट खोल रखा है, देखो आपको दिख रहा होगा। तो बेयर एक्ट पॉलिटी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ भी ज़रूरी होगा मैं इस बेयर एक्ट में आपको चीज़ें दिखाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15, अगर आर्टिकल 15 के हेडिंग को अपन देखें, देखो आप बेयर एक्ट में देखो आर्टिकल 15 का हेडिंग क्या कह रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 यही कहता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, देखिए, द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में क्या बोला जा रहा है कि स्टेट यानी सरकार यानी हमारा देश किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। दो चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बातें इसमें है, देखिए, नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो एक कीवर्ड क्या मिला हमें? ओनली। ओनली मिला। और किन किन पैरामीटर्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन पैरामीटर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अच्छा, आप ध्यान से समझो। देखो, यही होता है कि लक्ष्मीकांत में आप पढ़ के सब कुछ नहीं सीख सकते। कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको किसी की गाइडेंस लगेगी, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप देखो ध्यान से कि क्या यहाँ पे रेजिडेंस लिखा हुआ है? क्या रेजिडेंस लिखा हुआ है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें रेजिडेंस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि रेजिडेंस के आधार पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है और करती है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है या बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाते हैं एडमिशन देने के लिए। जैसे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये 75% रिजर्वेशन देती है दिल्ली और एनसीआर के लोगों को, दिल्ली प्लस एनसीआर के लोगों को। अब आप जाएंगे उसमें एडमिशन लेने तो आपको दिखाई देगा कि इस यूनिवर्सिटी में तो 75% रिजर्वेशन मिलता है इन लोगों को। तो आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 तो बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो वो बोलेंगे कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हम ना,
रेजिडेंस तो मेंशनड ही नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में, तो इस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 15 का 1 हो गया, 15 क्लॉज 1 हो गया, जो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए 15 क्लॉज 2 की बात करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 15 क्लॉज 2, ध्यान से समझेंगे 15 क्लॉज 2 को। क्या लिखा है 15 क्लॉज 2 में? नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, इसमें रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यही वाले पैरामीटर्स हैं। ऑन सब्जेक्ट ऑफ एनी डिजेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किन पैरामीटर्स पे नहीं करना है? इन्हीं पैरामीटर्स पे नहीं करना है। कहाँ कहाँ नहीं करना है? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, तो ये वाला राइट हमें मिल रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी। तो 15 क्लॉज 2 हमें राइट देता है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कैसे? यूपीएससी में ये क्वेश्चन आज एक बार शायद पूछा हुआ है कि 15 क्लॉज 2 प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी राइट देता है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि पब्लिक इंटरटेनमेंट प्लेसेस, सिटी मॉल, सिनेमा हॉल, क्या सिनेमा हॉल ऐसे प्लेसेस नहीं है जहाँ पब्लिक इंटरटेनमेंट होता है? और क्या सिनेमा हॉल जो है क्या कोई प्राइवेट ओन करता है? बिल्कुल, सिनेमा हॉल तो प्राइवेट ही ओन करते हैं। तो आपको ऐसे प्लेसेस में भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 बोल रहा है। तो इसका मतलब कि ये राइट आपको यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट मिलता है। ठीक है, आसान सा है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बी क्या बोलता है? द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू यूज फॉर द जनरल पब्लिक। तो इन जगहों पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 15 में। 15(1), 15(2) हमने देख लिया। स्टार्ट करते हैं 15(3) से। 15 का क्लॉज 3 क्या बोलता है? 15 का क्लॉज 3 क्या बोलता है? पढ़िए। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, एक जगह ऊपर तो आपने लिख दिया कि सेक्स के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी में इसके क्लॉज 3 में लिख रहा है कि हम विमेन और चिल्ड्रन के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाएंगे तो ये इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब सरकार विमेन और चिल्ड्रन के लिए खास नियम बना सकती है और पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स। अब देखो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट में क्या होता है, ये भी तो एक सरकार के द्वारा बनाया गया एक्ट है, कानून है, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। इसमें सरकार प्रेग्नेंट विमेन को कुछ वीक्स का लीव देती है, शायद 26 वीक्स का पेड लीव होता है। तो अब कोई पुरुष ये भी कह सकता है कि इनको अलग से ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है कि जब ये प्रेग्नेंट हो रही हैं तो इनको आप काम से छुट्टी दे रहे हो और 26 दिन का, और इनको पैसा भी दे रहे हो 26 हफ्ते का। तो सरकार कहेगी कि क्योंकि ये विमेन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए सरकार जो है अलग से स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, तो यही बात कही गई है 15 क्लॉज 3 में। ठीक है, अब आते हैं 15 क्लॉज 4 पे आते हैं। तो 15 क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen for the scheduled caste and scheduled tribes। देखिए क्या 15(3) में बात की गई है वुमेन एंड चिल्ड्रन की कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। इसी तरह से 15(4) में बात की गई है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की।
तो ऐसे क्लासेस जो सोशली सामाजिक तौर पर और लिखा हुआ है, और नहीं एंड लिखा हुआ है, ठीक है, और एजुकेशनली जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप दोनों रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। उदाहरण, सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटीज में, एम्स में और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन देती है, एडमिशन में रिजर्वेशन देती है। क्यों? क्योंकि सरकार इनके लिए जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं इनको प्रमोट करने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए अलग से अगर प्रोविजन बनाएगी तो ये भी अलाउड है 15 क्लॉज 4 के हिसाब से, ठीक है, 15 क्लास 4 के हिसाब से ये भी अलाउड है, इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो 15 क्लॉज 4 है ये हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये जो 15 क्लॉज 4 है ये हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था जवाहरलाल नेहरू 1951 में, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक है, इसको ऐड किया गया था। अब 15 क्लॉज 5 की बात करते हैं, 15 क्लॉज 5 की बात करते हैं। द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 15 क्लास 5 में क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of Article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to this class। ठीक है, छोड़ो, इसने इतनी सारी चीज़ों में रामकथा, इतनी बड़ी रामकथा में मेन मुद्दे की बात यह है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बात की जा रही है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। अच्छा, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो एडेड जिनको सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट करती हो, या अनएडेड जिनको सरकार कोई पैसा नहीं देती हो, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। इनमें गवर्नमेंट SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन, SC ST OBC को रिजर्वेशन देना ही देना है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस SC ST इनको रिजर्वेशन इसमें देना ही देना है। ये वाला प्रावधान जो है 15 क्लॉज 5 ये ऐड हुआ था, ये सब याद रखना आपको। 93rd अमेंडमेंट कब ऐड हुआ कब नहीं ऐड हुआ, 93rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2005 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप सोच सकते हो कि क्यों प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये क्यों रिजर्वेशन, गवर्नमेंट का ठीक है, गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो सरकार ने कह दिया कि आपको आरक्षण देना है एडमिशन के टाइम पे तो आप देंगे, प्राइवेट वाले क्यों देंगे भाई। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट ये समाज से कमाते हैं, इसीलिए इनका दायित्व तो बनता है कि ये समाज को रिटर्न करें, कुछ ना कुछ समाज को रिटर्न करें, इसीलिए इनको प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी ये रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को SC STs को देना पड़ेगा। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये कहता है 15 क्लॉज 5, जैसा कि ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 2005 में, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो 15 में और क्या बच रहा है, 15 क्लॉज 6, 15 का क्लॉज 6, 15 क्लॉज 6 ये क्या बात करता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन देने की एडमिशंस में, 10% रिजर्वेशंस इन एडमिशन। देखो 15 क्लॉज 5 बात कर रहा है SC ST OBC को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की, 6 बात कर रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने की 10% रिजर्वेशन। ये आपका 103rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, कब, 2005
2019 में, ठीक है, 2019 में। तो कुछ खास बात नहीं है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, इसमें 15 क्लॉज 5 में एक बात इसमें ये जानने वाली है कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट SC ST को रिजर्वेशन, SC ST OBC को रिजर्वेशन देना है इनमें, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आर्टिकल 30 के अंदर सेटअप होती हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये चाहें तो रिजर्वेशन ना दें। बस इतना याद रखिएगा कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन नहीं देती हैं, मतलब ये चाहें तो SC ST OBC को एडमिशन में रिजर्वेशन ना दें। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये आप तब पढ़ेंगे जब मैं आपको आर्टिकल 30 पढ़ा रहा हूँगा। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे काफ़ी केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है भी कि नहीं है, ठीक है, इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, करंट अफेयर्स में भी है। तो आप ये वाला आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़ना है और साथ में आर्टिकल 15 को भी ध्यान से पढ़ना है। याद रखना है कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन नहीं देंगी, ठीक है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन इस बार UPSC में पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। चलिए अब एक ऐसा आर्टिकल 16, ये मुझे पूरे फंडामेंटल राइट्स में सबसे कॉम्प्लेक्स आर्टिकल लगता है, ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स आर्टिकल लगता है। और आप भी ये पहली बार अगर पढ़े होगे लक्ष्मीकांत तो आपको भी आर्टिकल 16 थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा या समझ में नहीं आया होगा। तो कोशिश करता हूँ कि एकदम ल्यूसिड तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आर्टिकल 16 आपको समझ में आ जाए। आर्टिकल 16 को मैं बेयर एक्ट से अभी नहीं पढ़ाता हूँ, बेयर एक्ट अभी नहीं देखना है हमें, पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16 को पढ़ना, फिर एक बार मैं आर्टिकल 16 को पूरी तरह से जब पढ़ा दूंगा फिर आपको बेयर एक्ट दिखाऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? क्योंकि ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, यानी सरकारी नौकरी, है ना। अब सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, मतलब किसको मिलेगी, इसमें भेदभाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसमें रिजर्वेशंस का क्या प्रावधान है, आर्टिकल 16 इसी चीज़ से डील करता है। अब जब इतने सेंसिटिव मुद्दे, सरकारी नौकरी जैसे मुद्दे पे बात होगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा इसमें माथाफोड़ी भी होगा, बहुत लोग रिजर्वेशन मांगेंगे, बहुत लोग उस रिजर्वेशन के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे कि नहीं मिलना चाहिए, बहुत बवाल भी होगा। तो यही सब पढ़ना है हमें आर्टिकल 16 में कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 तो सीधे सीधे बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार डायरेक्ट देख ही लेते हैं क्या लिखा हुआ आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 का 1 क्या बोल रहा है? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हम सबको बराबर ट्रीट करेंगे फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स को। देखो यहाँ पे सिटीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाला राइट जो है फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप किसी विदेशी को तो नौकरी देने में बराबरी से ट्रीट तो उसको नहीं कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि आपके यहाँ IAS की नौकरी है, अब उसके लिए सिटीजन्स को ही तो एलिजिबल करोगे, ये थोड़ी कोई बांग्लादेश का कोई कनाडा का बंदा आके बोले कि हम भी IAS बनेंगे तुम्हारे देश में, नहीं, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी तो है लेकिन दिस इज ओनली फॉर सिटीजन्स इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब कि अगर हमें ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब सरकारी नौकरी, सीधी सी बात समझो, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, अपने सिटीजन्स के साथ। 16 का 1 यही बोल रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं 16(2) की। 16(2) क्या बोल रहा है? नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन, अब देखो ओनली की बात कर रहा है, तो सिर्फ ओनली ऑन रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। देखो हम किस बेसिस पे भेदभाव नहीं करेंगे, किस बेसिस पे भेदभाव नहीं करेंगे? रिलीजियन, मतलब हम किसी भी धर्म के व्यक्ति को नहीं बोलेंगे कि तुम फला धर्म से हो तो तुमको हम नौकरी नहीं दे, सरकारी नौकरी तुमको नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। रेस,
किसी रेस के व्यक्ति हो, चाहे वो तुम मोंगलाइड हो, चाहे तुम कॉकासियन रेस के हो, चाहे तुम द्रविड़ रेस के हो, आर्यन रेस के हो, है ना। रेस तो चलती है ना इंडिया में, कई टाइप के रेस इंडिया में रहते हैं। तो रेस के आधार पर भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्स यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, डिसेंट के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। अब बहुत ध्यान से इसमें देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखो कि दो चीज़ें नई दिख रही हैं इसमें। देखो आर्टिकल 15 में क्या क्या था, 15 में किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते थे हम। रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर नहीं कर सकते थे, और प्लेस ऑफ बर्थ के भी। यहाँ पे देखो रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स तो है ही, डिसेंट एक नया आ गया है और रेजिडेंस एक नया आ गया है। इसका मतलब कि नौकरी देने में आप रेजिडेंस के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो ये नहीं कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश की कोई नौकरी है तो महाराष्ट्र के कोई सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में है तो महाराष्ट्र के बंदे को हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है। इसीलिए जब यूपीपीएससी का वैकेंसी निकलेगा, जैसे सर्विस कमीशन का वैकेंसी निकलेगा ना, स्टेट सर्विस कमीशन का, एसडीएम और ये सब वाली नौकरी जो निकलती है, तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्टेट के सरकारी नौकरी में किसी भी स्टेट का बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अप्लाई करने में कोई रोक टोक नहीं होती, इसलिए रेजिडेंस के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते। इसमें नौकरी देने वाले में एक नया चीज़ जुड़ा है, याद रखना आप, क्योंकि यूपीएससी में कैसे एमसीक्यू बन सकता है, 4 ऑप्शन बना देगा और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स लिखेगा, एक में रेजिडेंस नहीं लिखेगा ऑप्शन में, एक ऑप्शन रेजिडेंस देगा, एक ऑप्शन डिसेंट नहीं देगा, तो पूछेगा सही वाला ऑप्शन कौन है। तो एक आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्राउंड मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। डिसेंट क्या होता है, डिसेंट मतलब एंसेस्ट्री, कि आपके दादा परदादा कौन थे, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर सरकारी नौकरी देने में सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। अब इसमें एक कैच है, और वो कैच क्या है, ये कैच मेंशन्ड है आपका इसी आर्टिकल के क्लॉज 3 में। इसी क्लॉज 1 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लॉज 2 कहता है कि इन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, डिसेंट के, प्लेस ऑफ बर्थ के, रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट जो है ये कोई एक्ट बना सकती है, ये कोई ऐसा कानून बना सकती है जिसके आधार पर रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया। तो रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाया जा सकता है किसी नौकरी देने में, किसी स्टेट या क्राइटेरिया इन ए स्टेट और यूटी, ठीक है। अगर किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी में एक खास नौकरी है जिसको पार्लियामेंट चाहे तो उसी स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व कर सकती है, रेजिडेंस को क्राइटेरिया बना सकती है, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है, वहाँ की स्टेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ऑप्शन ऐसे घुमा देगा कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स, तो वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर स्टेट में भी अगर रिजर्वेशन करना है जॉब के लिए, रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाना रिजर्वेशन के लिए, तो वो काम भी पार्लियामेंट करेगी। इस बात को ध्यान में रखना है, वरना आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट करेगी, ये कहाँ मेंशन्ड है, क्लॉज 3, 16 क्लॉज 3 में, ठीक है। चलिए अब सबसे खतरनाक 16 क्लास 4 की बात करते हैं। 16 क्लॉज 4 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। अभी तो यार देखो हम पढ़ रहे हैं कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, फिर आप के रिजर्वेशन की बात भी कर रहे हो कि सरकारी नौकरी में हम इस पर्टिकुलर कास्ट को इतनी सीटें हम फिक्स कर देंगे, तो क्या ये भेदभाव नहीं है, क्या यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन की जा रही है। तो देखो ध्यान से समझो, जब हम आर्टिकल 14 कल पढ़ रहे थे या पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 14 पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे 2 बातें की गई थी ना, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जो लोग हिस्टोरिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको आपके बराबर लाने के लिए कुछ टाइम तक उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं।
तो ये रिजर्वेशन क्या है जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन्ड है? ये एक स्पेशल प्रोविजन ही तो है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है उसके अंतर्गत ही तो आ रहा है, तो इसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। खैर वापस आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे। रिजर्वेशन क्या बात करता है? ये बात करता है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा कहाँ पे? अपॉइंटमेंट्स में, मतलब नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, अपॉइंटमेंट्स में। किसको दिया जाएगा? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब कौन होंगे ये बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स? कौन डिसाइड करेगा कि कौन बैकवर्ड क्लासेस है? तो ये डिसाइड करेगी, ये डिसाइड होगा ओपिनियन ऑफ द स्टेट से, ओपिनियन ऑफ द स्टेट, सरकार के ओपिनियन में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो नौकरियों में एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, मतलब जिनकी भागीदारी जो है सरकारी नौकरियों में ठीक ठाक नहीं है, उनको बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन बोला जाएगा और उनको हम रिजर्वेशन देंगे। कहाँ पे? सरकारी नौकरियों में देंगे। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कौन कौन हो गए? ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज। ये वो क्लासेस के लोग हैं जिनको हम रिजर्वेशन देंगे अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, यही बोलता है 16 क्लॉज 4। अब एक बार हम देख भी लेते हैं बेयर एक्ट में 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है भाई साहब। देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। अब एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये वाला टर्म जो है मेंशन्ड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ध्यान से देखो, रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन्ड है रिजर्वेशन। इसके पहले आर्टिकल 15 में आप रिजर्वेशन शब्द को नहीं देखोगे, वहाँ पे स्पेशल प्रोविजन शब्द बोला गया था, लेकिन रिजर्वेशन नहीं बोला गया था। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में डायरेक्टली रिजर्वेशन बोला जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि रिजर्वेशन एज ए वर्ड इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, तो सिटीजन के बैकवर्ड क्लासेस को इन द ओपिनियन ऑफ द विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, बैकवर्ड होने चाहिए किसके ओपिनियन में? स्टेट के ओपिनियन में। स्टेट को लगना चाहिए कि ये बैकवर्ड है। एंड इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट, और उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है सरकारी नौकरियों में नहीं है, उनको सरकार रिजर्वेशन देगी। अब यहाँ से एक मुद्दा उठा कि रिजर्वेशन का, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं इस रिजर्वेशन के मुद्दे को। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बैकवर्ड क्लासेस को, और देखो हाँ, अब इस समय तक मतलब देखो एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन हम आज़ादी के टाइम से ही दे रहे हैं, तो इनका लगभग 13% रिजर्वेशन इनको आज़ादी के टाइम से ही मिलता हुआ आ रहा था, 1947 से ही मिलता हुआ आ रहा था। तो ओबीसीज को कोई रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, और ये शायद 1990s तक नहीं था ओबीसी को रिजर्वेशन। अब आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 340 जो हम संविधान का देखेंगे, आर्टिकल 340 क्या बोलता है? अभी थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट से, हम रिजर्वेशन को थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में ही एक दो केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस है जो हमें पढ़ना है, लेकिन वो तभी हम समझ पाएंगे जब आर्टिकल 340 को समझेंगे। आर्टिकल 340 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे कमेटी को। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट ए कमेटी, अपॉइंट ए कमेटी। प्रेसिडेंट साहब एक कमेटी अपॉइंट करेंगे। ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जैसे आर्टिकल 15 में भी बात की गई थी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई थी, तो ये कमेटी सोशली, तो फाइंड तो करना पड़ेगा ना कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, तो इन्हीं का पता लगाने के लिए आर्टिकल 340 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट एक कमेटी बनाएंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्लासेस के बारे में पता लगाने के लिए, और इस क्लास इन लोगों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं उस पर रिकमेंडेशन भी कमेटी देगी। दिस कमेटी रिकमेंडेशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिस पीपल। यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत हो ना तो तुम लोग यार पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को पूरा देखा करो और नोट्स खुद बनाया करो, है ना। खैर 340, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट एक कमेटी बनाएगी। वो कमेटी क्या काम करेगी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग कौन हैं और इनका भला कैसे हो सकता है, इस पर रिकमेंडेशन देगी। अब एक कमेटी बनी, फिर क्या बोलते हैं, काका कालेकर कमेटी बनी। काका कालेकर कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया होगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। फिर एक दूसरी कमेटी बनी। ये दूसरी वाली कमेटी बनी 1979 में। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे ये थे बीपी मंडल साहब। बीपी मंडल साहब इस कमेटी के चेयरमैन थे। इसीलिए इस कमेटी को क्या बोला गया, मंडल कमीशन भी बोला गया। इस कमीशन को मंडल कमीशन भी बोला गया। देखो लक्ष्मीकांत में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी हुई है ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे पढ़ के। कई बार पढ़ोगे फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आर्टिकल 16 इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ होल फंडामेंटल राइट्स, इसलिए आप ध्यान से इसको समझो। आर्टिकल 340 में बोला गया कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएगा जो जांच करेगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में और रिकमेंडेशन देगी कैसे इनकी भलाई की जा सके, कैसे इनका अपलिफ्टमेंट एम्पावरमेंट होगा। तो इस आर्टिकल के आधार पर पहली कमेटी बनी काका कालेकर कमेटी, जिसका रिकमेंडेशन वगैरह भी आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1979 में दूसरी कमेटी बनी। इसके चेयरमैन कौन थे, बीपी मंडल साहब। कमेटी का नाम क्या हुआ इसलिए, मंडल कमीशन। अब देखते हैं क्या हुआ। इस मंडल कमीशन ने 1980 में अपना रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में इसने बताया, इसने आइडेंटिफाई करा 3743 कास्ट्स को। इसने कहा कि ये जो 3743 कास्ट है ना, इनकी जनसंख्या कितनी है, 52% ऑफ पॉपुलेशन है। ये हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसके 52% लोग जो 3743 कास्ट में बटे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनको हम SCBC बोल रहे हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और इनका भलाई होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में भी बोला गया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में भी बोला गया कि सरकार बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो सरकारी नौकरियों में एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड लोग नहीं हैं उनके लिए बना सकती है। तो ये वही लोग हैं, ये 52% लोग वही हैं, 3743 कास्ट में बटे हुए हैं, यही SCBCs लोग हैं। अब और इस मंडल कमीशन ने और क्या रिकमेंडेशन दिया, इसने कहा कि 27% रिजर्वेशन इन्हें दिया जाए नौकरियों में, 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये दिया जाए। अब भैया ऐसी रिकमेंडेशन आएगी तो बवाल मच जाएगा। तो बवाल मचा, बहुत लोगों ने आत्मदाह कर लिया, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के जो है आग लगा ली कि नहीं, हम इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, रिजर्वेशन नहीं देना है किसी और को। ठीक है, SC/ST को तो मिल ही रहा था 13% रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने कहा कि ये SCBC यानी OBC क्लास बनेगी एक, और इस OBC क्लास को 27% रिजर्वेशन दिया जाए। ये बात कही मंडल साहब ने, बीपी मंडल साहब ने अपने रिकमेंडेशन में। तो अब 1980s की बात है ये। तो 1980s में बात की गई कि 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए, लेकिन यार रिजर्वेशन देना न देना एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। उस समय इतना बैकलैश इस पे आया कि उस समय जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन देना ठीक नहीं समझा और नहीं दिया। फिर ये मामला चला गया ठंडे बस्ते में, 1980 की बात है। फिर आया 1990, ठीक है, 1990 VP सिंह साहब की गवर्नमेंट थी, और VP सिंह साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर गोइंग टू गिव 27% रिजर्वेशन टू OBC इन जॉब्स। तो VP सिंह के सरकार ने 27% रिजर्वेशन दे दिया जॉब्स में 1990 में। तो इसका इतना बैकलेस हुआ कि VP सिंह साहब की सरकार भी गिर गई। तो 1991 में नई सरकार आई। किसकी सरकार आई? नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई। ये वही नरसिम्हा राव हैं जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला रिफॉर्म भी लेकर आते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्हीं के टाइम में मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस 27% रिजर्वेशन में दो चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? पहला चेंज क्या किया कि 27% जो रिजर्वेशन है इसमें हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी लगाएंगे। मतलब वो OBCs जो ज़्यादा गरीब हैं
ओबीसी में 3743 कास्ट है, बताया ना, 3743 कास्ट थी उस टाइम 52% पॉपुलेशन था ओबीसी का। लेकिन कुछ ओबीसी जो ज़्यादा पुअर हैं उनको हम ज़्यादा बेनिफिट देंगे रिजर्वेशन का, तो उन्होंने रिजर्वेशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ओबीसी रिजर्वेशन। ठीक है, यहीं से क्रीमी लेयर का भी जन्म होता है। क्रीमी लेयर में क्या बोलता है कि वो ओबीसी जिनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम होती है उन्हीं को तो ओबीसी का बेनिफिट मिलता है, बाकी तो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो ओबीसी के अंदर भी तो एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, तो इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जन्म होता है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। इसी को आप क्रीमी लेयर भी बोल सकते हो, क्रीमी लेयर। ठीक है, दूसरा चेंज क्या हुआ, इन्होंने फिर जाहिर सी बात है 1990 में जब बीपी सिंह ने ये लागू किया 27% रिजर्वेशन, तो हाई कास्ट के पीपल के लोग जो थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी तरफ से बैकलैश आ रहा था, तो उनको भी पटाने के लिए इन्होंने दूसरा चेंज किया। बीपी सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि हम 10% रिजर्वेशन उन लोगों को देंगे जो इकोनॉमिकली वीक हैं और वो हायर कास्ट में आते हैं, हायर कास्ट पीपल, दोज हु आर पुअर, दोज हु आर इकोनॉमिकली वीक, दे विल ऑल्सो बी गिवन अ 10% रिजर्वेशन। नरसिम्हा राव ने ये कहा। अब जो है ये सारा मामला गया कोर्ट में। ठीक है, ये सारा मामला गया कोर्ट में। बहुत सारे इसमें इश्यूज थे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम थी कि यार ये वाला क्यों दे रहे हो, 10% क्यों दे रहे हो, ऐसे तो इसका तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन ही नहीं है। ठीक है, और ये 27% रिजर्वेशन देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तमाम मामला था। जाहिर सी बात है बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हुई होंगी इस रिजर्वेशन से, तो ये गया कोर्ट में। और इसीलिए हमें फिर वो 1992 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है, इसको बोलते हैं इंदिरा सोनी केस, या इसी को हम मंडल केस भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसी केस को पढ़ाने के लिए मैंने आपको इतनी राम कहानी बताई है, ये रिजर्वेशन वाली। ठीक है, चलो इंदिरा सोनी केस और मंडल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, इसकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही कि जो 10% रिजर्वेशन वाला ये जो है ना, ये जो 10% रिजर्वेशन वाला बात है जो आप हायर कास्ट को दे रहे हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, पहले बात तो ये हटाओ, ये नहीं रहेगा। तो 10% EWS वाली जो बात थी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो पहला काम तो ये हुआ इंदिरा सानी केस में। दूसरा काम क्या हुआ कि ये जो क्रीमी लेयर वाला एप्लीकेशन है ना, इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर ओबीसी रिजर्वेशन क्रीमी लेयर, उसको इन्होंने कहा कि ये रहने दो, तो क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन तो होगा, क्रीमी लेयर एप्लीकेशन तो होगा, ये रहेगा। तीसरी बात क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो रिजर्वेशन इन, कहने का क्या मतलब है, प्रमोशन। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि मान लो आप शुरू में सरकारी नौकरी दे रहे हो, रिक्रूट सबको कर रहे हो, तो चलो वहाँ पे आप SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दो, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आएगा वही लोग तो प्रमोट होंगे ना। मान लो कि एक पोस्ट है, एंट्री लेवल पोस्ट है, 1 2 3 4 5 पोस्ट है। ठीक है, 5 लोग भर्ती हो गए, इस पे 5 लोग भर्ती हो गए, प्रमोशन में 3 सीटें हैं। तो प्रमोट करने में, आप इनको जब प्रमोट करना है ना, इसमें रिजर्वेशन मत दो, इसमें मेरिट के हिसाब से प्रमोशन होने दो। ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये बोला इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो ये बोला। चौथी बात और क्या कही कोर्ट ने कि 50% कैप होना चाहिए रिजर्वेशन, 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन दो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो टोटल सीट है ना उसकी 50% के अंदर ही आपका रिजर्वेशन हो। जैसे मान लो कि किसी नौकरी में 100 सीट्स हैं, तो 50 सीट आप अनरिजर्व के लिए छोड़ो, इस पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसमें फेयर फाइट होनी चाहिए, और बाकी की 50 सीट या उससे कम में आप रिजर्वेशन कर सकते हो। मतलब आपका टोटल रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें अगर, तो मान लो 13% रिजर्वेशन तो 13% रिजर्वेशन तो SC ST का हो गया, 27 OBC को दे दिए और 10 हमने दे दिया है EWS को अभी, तो कितना हो रहा है, 7 3 10 को 0,
2 4 50% हो जा रहा है ना, हाँ, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि बहुत जगह ऊपर जाता भी है, और नागराज केस में ये भी कहा गया था कि ऊपर जा भी सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि नागराज केस जो है छोटा बेंच था और इंदिरा साहनी बड़ा बेंच था, तो अब इसी पे डाउट है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत जगह बहुत बार अभी वाला जो 50% वाला कैप है ना, वो ब्रीच भी होता है, कई जगह ऐसा ब्रीच हो जाता है इसका, 50% से ऊपर रिजर्वेशन, कहीं कहीं तो आंध्रा में कहीं कहीं तो 67-68% तक चला जाता है रिजर्वेशन का कैप। लेकिन इंदिरा साहनी में ये बोला गया था कि 50% कैप ऑन रिजर्वेशन होना चाहिए, इससे ऊपर रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, एक बात और बोली गई इंदिरा साहनी केस में, कहा गया कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी body, a permanent statutory body should be constituted to look into, under or over inclusion of OBC। अब ओबीसी एक होमोजीनियस ग्रुप तो है नहीं, ओबीसी में तो 37-43 कास्ट हैं, तो किसी कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा, किसी कास्ट को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाएगा, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसी इंदिरा साहनी केस में भी ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ जो इस बारे में ध्यान रखे कि किसको ओबीसी के अंदर ही किसको रिजर्वेशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें इंदिरा साहनी केस में कही गई। अब इसमें एक बात आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। कोर्ट ने बोल दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना है। तो अब पार्लियामेंट की चालाकी देखो, पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया, 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया, और अभी हम जैसे 16 में देख रहे थे ना, 16 में कहाँ तक देखे थे, 16 क्लॉज 4 तक देखे थे, 16 क्लॉज 4 तक, तो 16 में ही एक क्लॉज 4A इन्होंने ऐड किया, 16 में ही क्लॉज 4A ऐड किया 77th अमेंडमेंट एक्ट से, और कहा कि हम SC/ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे। किसको? SC/ST को। तो OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन SC/ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है। तो इस अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बदल दिया गया 77th अमेंडमेंट से। फिर 4B भी ऐड किया गया 85th अमेंडमेंट से, शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करता है। इसमें यही है कि आप जिस रैंक पे भर्ती हुए थे उस पर डिपेंड नहीं करता है, जिस रैंक पे आप रिटायर होंगे आपको पर्क्स और ये आफ्टर रिटायरमेंट पर्क्स उसी रैंक के हिसाब से मिलेंगी। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करता है 4B, ये भी ऐड किया गया था बाद में। ठीक है, चलो, तो अभी आपको मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा, 4A तक समझ में आ गया होगा कि 77th अमेंडमेंट से जो है 4A ऐड कर दिया गया। अच्छा, 16 को फिर से छोड़ के थोड़ा सा इधर उधर भटकते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बोला था कि 50% कैप रिजर्वेशन, चलो ठीक है, क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन हो ही रहा है। अब देखो, परमानेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक अंडर ओवर इंक्लूजन OBC। तो एक बॉडी बनानी थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंदिरा साहनी केस में कि एक परमानेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ। तो फिर एक बॉडी बनाई गई। क्या बनाया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये 1993 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो स्टार्टिंग में जब NCBC बना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? पार्लियामेंट जिसको एक्ट पास करके बनाए वो स्टैट्यूटरी बॉडी था। बाद में 102nd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो अब NCBC क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो याद रखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 102nd अमेंडमेंट से बनी, 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। लेकिन ये बनी कब थी? ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 1993 में। कैसे बनी थी? क्योंकि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो OBC के मैटर को देखे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ तक आपने अगर समझ लिया तो आर्टिकल 16 भी लगभग क्लियर ही है। आर्टिकल 16 में हमने क्या पढ़ लिया? 16 में 1 पढ़ लिया। 16 में क्या बोलता था कि नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
16(2) क्या बोलता था? 16(2) क्या बोलता था कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। 16(3) क्या बोलता था? 16(3) में क्या बात की गई थी? 16(3) में बात की गई थी आपका कि हाँ, पार्लियामेंट जो है रेजिडेंस को क्राइटेरिया बना सकती है रिजर्वेशन देने का, चाहे वो स्टेट में की कोई जॉब है या यूटी की कोई जॉब है, पार्लियामेंट बना सकती है। 16(4) में क्या बोला गया कि अदर बैकवर्ड, कोई भी ऐसे बैकवर्ड क्लासेस हैं जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है जॉब्स वगैरह में, उनको रिजर्वेशन दे सकती है। यहाँ से ओबीसी का रिजर्वेशन आया। फिर 16(4)(4) की बात बताई मैंने। 16(4) कि प्रमोशन में रिजर्वेशन कर दिया गया, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। 4B भी आया, ये भी बाद में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने। चलो अब 16(5) की बारी है। 16(5) पढ़ लेते हैं। 16(5) क्या बात करता है? 16(5) कहता है कि कोई भी रिलीजियस या फिर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्या होते हैं रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन? जैसे मान लो कोई टेम्पल है, जैसे मान लो तिरुपति टेम्पल है। अब इस टेम्पल का मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट कर रही है। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो मतलब ये टेम्पल का मैनेजमेंट, ये एक रिलीजियस प्लेस है लेकिन इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाएगी इसके मैनेजमेंट के लिए। इस बोर्ड में कुछ लोग होंगे जो इस मैनेजमेंट को देखेंगे तिरुपति टेम्पल के। ठीक है। तो अब ये भी तो एक सरकारी नौकरी ही हुई। तो क्या हम किसी भी पर्सन को इस बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं क्या? नहीं भाई, मंदिर का मामला है तो एक खास समुदाय, जिस समुदाय का ये मंदिर है उसी के लोग यहाँ पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ऐसे अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। उसी खास रिलीजन के लोगों को ये नौकरी, ये पोस्ट जो है मिलेंगी। ये बोलता है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। पढ़ लेते हैं एक बार आर्टिकल 16 क्लॉज 5, है ना? क्या बोलता है 16 क्लॉज 5? Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institutions or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। कोई बड़ी बात नहीं, जो मैंने समझाया वही है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 15 का 5। 15 में एक 6 भी है। 15 क्लॉज 6 क्या बोलता है? सेम वही बात कि 10% आप EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो कास्ट के लोग जिनको ऊपर कहीं और रिजर्वेशन नहीं मिला, ना वो OBC में आते हैं, ना वो SC में आते हैं, ना वो ST में आते हैं, और वो पुअर हैं, वो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो इनको नौकरियों में 10% रिजर्वेशन जो है मिलेगा। ठीक है। ये आपका ऐड किया गया था, 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया 103rd 103वें अमेंडमेंट में। कब? 2019 में। ठीक है। ये भी बाद में ऐड किया गया। तो इस पे भी केस हुआ। उस केस का नाम है जनहित अभियान केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और बोले कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप, 10% रिजर्वेशन क्यों दोगे? ऐसा तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है और बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस, और हमारे प्रियम्बल में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस तीनों की बात की जाती है। और क्योंकि पुअर को रिजर्वेशन देना इकोनॉमिक जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर आता है, इसलिए हम आराम से दे सकते हैं। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 16। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 16। नहीं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लिए होंगे, नहीं तो एक बार और लक्ष्मीकांत पढ़ो। अब जाके आर्टिकल 16 लक्ष्मीकांत से पढ़ो, और अब देखो आपको समझ में आता है कि नहीं आता। अब आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, याद हो जाएगा, और आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, आर्टिकल 16 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि इस बार 25 के प्रीलिम्स में या तो आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और मैंने जितना पढ़ाया आपको 15 और 16, उससे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो, आर्टिकल 17 की बात करते हैं। अब बेयर एक्ट से देख लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। क्या होता है अनटचेबिलिटी? छुआछूत। ठीक है।
आर्टिकल 17 उसी को हटाने की बात करता है। कैसे, देखो क्या लिखा है। पहले तो ये लिखा है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिस्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। 17 क्या बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है और इसका प्रैक्टिस बैन है, फॉरबिडन है, मनाही है, ऐसा नहीं कर सकते आप। एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से क्या मतलब हुआ, अनटचेबिलिटी का मतलब लिटरल, अनटचेबिलिटी का ना लिटरल मीनिंग नहीं लेना है यहाँ पे कि आप किसी को बस छूने से, ऐसे किसी को छूत कोई आपको छू ले तो आप अपवित्र हो जाओगे, सिर्फ ये नहीं, किसी फॉर्म में अनटचेबिलिटी बैन है। जैसे कि देखो अनटचेबिलिटी कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट है बर्थ का कॉन्सेप्ट है कि आप जन्म से अगर एक खास जाति में पैदा हुए हो तो आपको उसकी वजह से अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप वर्बली भी किसी को कुछ ऐसा बोल रहे हो जो उसकी जाति की वजह से उसकी जाति की वजह से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है तो वो भी अनटचेबिलिटी के फॉर्म में आता है। वो सब भी आर्टिकल 17 के अंदर बैन है। तो किसी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही आर्टिकल 17 में बात की गई है। अब यहाँ पे और क्या लिखा है, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। इसका मतलब कि सरकार एक लॉ बना सकती है जिस लॉ में वो निश्चित करेगी कि आप अगर ये वाला क्राइम करते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉ की बात हो रही है जिस लॉ में पनिशमेंट के बारे में मेंशन होगा कि अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर लॉ बनाया गया। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया 1955 में। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में बनाया गया और इसी लॉ को 1976 में अमेंड किया गया और इसका नाम अब हो गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसका क्या नाम है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो अगर आप किसी तरह का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो तो आप उस बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो, है ना, और आपको इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। अब देखो क्या बात कर रहा है कि कोई बंदा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई बंदा। सरकार तो ऐसे भी नहीं करेगी, सरकार थोड़ी किसी को छुआछूत के शिकार बनाएगी। तो कोई बंदा, तो ये अधिकार आपका प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आपको मिला हुआ है। तो अब तक कौन कौन सा अधिकार हमने देखा जो हमको प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ मिला हुआ है, एक तो 15 का सब क्लॉज 2 और एक तो 17। ये दो अधिकार हमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी, प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ भी मिलते हैं। याद रखना है, कभी भी MCQ पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 17 हो गया। चलिए आर्टिकल 18 की बात करते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे अब, क्योंकि जो समझने वाली चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी हम चल सकते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि इसका टाइटल क्या, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल नहीं लगा सकते। देखो जब मैं आपको कल बता रहा था कि पहला जो सेट है रूल्स का वो राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी है ना। कौन कौन से राइट इसमें आते थे, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू, मतलब ये इक्वालिटी वाले राइट्स हैं। तो 18 देखो, 18 में क्या बात कर रहा है, 18 में किस चीज़ की बात की जा रही है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मान लो कोई टाइटल लगा के, टाइटल क्या हो सकता है, महाराजा, है ना, सर भी एक टाइटल होता था, महाराजा एक टाइटल होता था, और भी बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं। तो अगर कोई बंदा, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ए नॉर्मल बंदा, उसके पास कोई टाइटल नहीं है, बी के पास टाइटल लगा हुआ है, महाराज का टाइटल लगा हुआ है इनके पास, तो क्या ये इक्वल हुए क्या ए और बी के? तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खारिज हो रहा है। तो इसीलिए आर्टिकल 18 भी इक्वालिटी के अंदर ही आता है। ये भी राइट टू इक्वालिटी से ही का ही एक्सटेंड होता हुआ आर्टिकल है कि कोई डेमोक्रेसी में सब लोग बराबर हैं, कोई किसी के पास कोई खास टाइटल नहीं होना चाहिए जो उसने कमाया ना हो। ठीक है, तो मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल अलाउड हैं, जैसे कि डॉक्टर भी एक टाइटल है, डॉक्टर लगाते हैं लोग, प्रोफेसर लोग लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, मेजर लगा लेंगे, कैप्टन लगता है नाम के आगे। देखो ये जो टाइटल है ना, इसको कमाने का अधिकार सबको है, कोई भी मेहनत करके इन टाइटल्स को कमा सकता है। तो ये टाइटल बैन नहीं है आर्टिकल 18 के अंदर। लेकिन और भी टाइटल जो ऐसे भी किसी को दे दिए जाते थे,
या किसी को जन्म के आधार पे ही वो टाइटल मिलते थे, राय बहादुर, ठाकुर साहब, पंडित जी, ये सब टाइटल लगा के घूमते थे ना अपने नाम के आगे, ये सब टाइटल बैन है, आप ये टाइटल नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि ये इक्वालिटी के खिलाफ है। लेकिन ये टाइटल डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर, कैप्टन, इस तरह के टाइटल कोई भी बंदा कमा सकता है मेहनत करके, तो ये टाइटल लगाना अलाउड है। चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 18 को। क्या लिखा है कि नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, तो अगर तो कोई टाइटल मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कि मैंने बताया ये वाली टाइटल, वो उसके अलावा कोई भी टाइटल शैल बी कंफर्ड बाय द स्टेट, तो स्टेट मतलब सरकार आपको ऐसी कोई टाइटल नहीं देगी। सरकार किसी को नहीं बोले कि आप महाराजा हैं, आप राय बहादुर हैं, आप पंडित जी हैं, सरकार ऐसा किसी को नहीं बोलेगी, है ना। तो कोई भी टाइटल सरकार नहीं दे सकती है। दूसरी क्या बात की जा रही है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अच्छा, आपकी सरकार तो आपको कोई टाइटल नहीं देगी। हो सकता है कि फ्रांस से आप टाइटल लेकर आ जाए कि हमको फ्रांस की सरकार ने बोला है कि आपको आज से सर रविंद्र जडेजा बोला जाएगा, है ना, यह आपको आज से सर XYZ बोला जाएगा, तो आप अपने देश में चौड़े होकर घूम रहे हैं कि आए हमको सर का टाइटल मिला हुआ, हम अब सर लगा के घूमेंगे अपने नाम के आगे, नहीं। तो कोई किसी फॉरेन स्टेट से भी आप कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं, किसी फॉरेन स्टेट से भी आप कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और क्या बात की जा रही है, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। देखो, कोई ऐसा बंदा कि जो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है, इंडिया में कोई सरकारी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, अगर उसको भी कोई टाइटल मिल रहा है तो उसको वो टाइटल तभी ले सकता है जब अपने देश का प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर दे। तो हमारे देश में कोई फॉरेनर बंदा भी है, उसको अगर बाहर से कोई टाइटल मिल रहा है तो वो तभी ले सकता है जब हमारे प्रेसिडेंट साहब उसको परमिट करेंगे। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। अगला देखिए, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड और फर्म अंडर एनी फॉरेन स्टेट। तो कोई बंदा है, चाहे वो फॉरेनर बंदा ही क्यों ना हो, कोई बंदा है जो हमारे यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई ट्रस्ट के ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, तो कोई विदेश से भी वो कोई प्रेजेंट, कोई मतलब गिफ्ट, इमोल्यूमेंट, कुछ ऐसा कुछ नहीं ले सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको अलाउ ना कर दे, ठीक है। प्रेसिडेंट कॉन्सेंट देगा तभी लेंगे। तो आर्टिकल 18 बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, ये भी तो मिलता है लोगों को ना, लेकिन ये आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आता है। तो आर्टिकल 18 के अंदर इनको टाइटल नहीं बोला जाएगा, तो ये मिल सकता है, ये आप ले सकते हैं। सरकार देखो सर, यहाँ पे क्या बोला गया था, इसमें क्या बोला था गया था 18 के 1 में कि नो टाइटल कन्फर्ड बाय द स्टेट, सरकार कोई टाइटल नहीं देगी। तो ये भारत रत्न, पद्मश्री भी तो सरकार दे रही है, ये भी तो सरकार दे रही है, लेकिन ये आर्टिकल 18 के डेफिनेशन के हिसाब से इसको टाइटल नहीं माना जाएगा। इसलिए सरकार ये वाली चीज़ें अवार्ड वगैरह दे सकती है, लेकिन आप अपने नाम के आगे एज ए प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के नहीं घूम सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे लगा के घूम रहे हैं। आपको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, इस अवार्ड से जो बेनिफिट आप मिल रहा है वो उठाइए, लेकिन आप अपने नाम में ये सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के नहीं घूम सकते, ठीक है। भारत रत्न ये सचिन तेंदुलकर हो गए, तो आप अपने नाम के आगे नहीं लगा के घूम सकते। अगर आप अपने नाम के आगे सब लगाएंगे तो आपको ये अवार्ड आपसे वापस ले लिया जाएगा, आपको ये अवार्ड सरकार को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गई आर्टिकल 18 तक की बात। तो मुझे लगता है कि इस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, पार्ट 2 को यहीं रोकते हैं। पार्ट 3 में हम कल आर्टिकल 19 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करते हैं कि कल थोड़ी लंबी भी हो जाए, लेकिन पार्ट 3 में आर्टिकल 19 से पूरा आर्टिकल 35 तक ख़त्म कर लेते हैं और एक पार्ट 4 लेके आएंगे जहाँ पे हम अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 18 तक सब कुछ। 15-16 थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो एक हो सके तो वीडियो एक आध बार आप और देख लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो और पर्सनल टेलीग्राम पे भी मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।